बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वो 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी मदद करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम UPSC का हो या फिर वो यूपी होम गार्ड का हो, किसी भी कंपटीशन का हो, हर एक कंपटीशन में आपकी मदद करेगा। इसमें हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के 50 वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो लगातार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? वो था बच्चों मोहनजोदड़ो। क्या नाम था उसका? मोहनजोदड़ो। बच्चों, मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर बच्चों एक ग्रेट बाथ और उन्नत नगर नियोजन यानी कि वेल प्लानिड ड्रेनेज सिस्टम मिला है, यानी कि शहर से पानी निकालना और सड़कों का बेहतरीन नमूना मिला है। लेकिन बच्चों मैं आपसे बता दूं, अभी तो आप कंपटीशन की एग्ज़ाम में इसी को लिख कर आएंगे, लेकिन इन फ्यूचर आपको राखी गढ़ी लिखने को मिलेगा, क्योंकि राखी गढ़ी का जो क्षेत्रफल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर हैं उनमें सब में दुगने तिगने से भी बड़ा है जो अभी तक प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी बच्चों हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गंगा नहीं बच्चों, ये सिंध नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु नदी जो थी उसके बारे में मैं बता दूं, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां रावी, सतलुज, चेनाब, इन नदियों के किनारे इस सिविलाइजेशन के ज़्यादातर शहर हैं। इसी कारण इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता लोग कहते हैं। लेकिन वर्तमान खोज में इलाका काफ़ी बढ़ गया है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि अब सिंधु घाटी शब्द इस्तेमाल करना सही नहीं है, बल्कि सबसे पहला खोदा गया जो स्थल था जिसका नाम था हड़प्पा, उसके नाम पर अब बच्चों इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ग्रेट बाथ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? हड़प्पा में नहीं, लोथल में नहीं, लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल है। मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही सवाल है, का जवाब है मोहनजोदड़ो, यानी कि विशाल स्नानागार। ग्रेट बाथ का मतलब है विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। और बच्चों मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। इसके अलावा बच्चों ये जो कालीबंगन है ये भी एक शहर है और ये सबसे गरीब शहरों में से एक माना जाता है। ये राजस्थान से मिला था। और एक बात इसके बारे में और मैं आपको बता दूं, कालीबंगन का मतलब है तो काली चूड़ियाँ और यहाँ से जुते हुए यानी कि कल्टीवेटेड फील्ड के एविडेंस भी मिले हैं, यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अब ये ग्रेट बाथ के बारे में, अब ये जो ग्रेट बाथ था इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। जैसे आज भी हमारे यहाँ पर पंजाब में जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर भी ग्रेट बाथ है और स्वर्ण मंदिर के सामने लोग स्नान करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? वो पूछ रहा परिचित नहीं थे यानी वो नहीं जानते थे। तांबा बिल्कुल जानते थे, कांसे का इस्तेमाल भी करते थे, चांदी का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे। बच्चों ये सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी ब्राउन्स सिविलाइजेशन है। यहाँ के लोगों को लोहे का नहीं पता था, बल्कि इसकी जानकारी वैदिक काल में मिलती है। यानी हिंदुस्तान के जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, वहाँ पर वैदिक काल में लोहे की पहचान मिलती है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? अनाज भंडार के लिए नहीं, डॉकयार्ड के लिए। सही बात है। लोथल जो है गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर के नज़दीक है, वहाँ से है ना हमें डॉकयार्ड मिला है। बच्चों ये डॉकयार्ड क्या होता है? जहाँ से जहाज़ या पानी की नावें रवाना होती हैं व्यापार के लिए। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? वर्णमाला थी? नहीं। चित्रात्मक थी? बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ये पहले राइट हैंड से शुरू होती थी और जहाँ ख़त्म होती थी उसके बाद लेफ्ट हैंड को शुरू हो जाती थी। तो यूँ कह सकते हैं ये पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं तरफ को लिखी जाती थी। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है?
कालीबंगा गुजरात में? नहीं। पंजाब में? नहीं। राजस्थान? राजस्थान सही सवाल का जवाब है। कालीबंगा मैंने बताया था, कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियाँ, और यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो है आपकी घग्गर नदी के किनारे पर है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु की, ब्रह्मा की, सूर्य की? नहीं, बल्कि वो पशुपति की पूजा करते थे। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ का जो प्रसिद्ध देवी थी जिसकी पूजा होती थी, उसे मात्र देवी के नाम से जानते थे। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? विदेशी आक्रमण के द्वारा, जलवायु परिवर्तन के कारण, महामारी के कारण, सभी कारण से ही। बिल्कुल सभी कारणों से। असल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें निश्चित तौर पर नहीं पता कि वो किस कारण से पतन हुआ है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जैसे विदेशी आक्रमण। इतिहास में साक्ष्य मिलते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। जलवायु परिवर्तन होने के कारण उस इलाके में बार बार सूखे पड़ने लगे, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने जगह छोड़ी। और कई साक्ष्य जो है वहाँ पर महामारी के भी मिलते हैं। तो ये सारे के सारे कारण वहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के हैं। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1901 में? नहीं, 1921 में। सही बात है बच्चों, 1921 में। 1921-22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और 1921 में राखल दास बैनर्जी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा शहर की खुदाई की। वैदिक सिविलाइजेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद गलत, सामवेद गलत, ऋग्वेद। बच्चों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे आखिर का वेद है अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे आखिर का जो वेद है वो अथर्ववेद है, और सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, और यह सबसे पुराना ग्रंथ है, यानी कि सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है? गंगा? नहीं। यमुना? नहीं। सिंधु? नहीं। सरस्वती नदी का। बच्चों ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन है। बच्चों वर्तमान में सरस्वती नदी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ऋग्वेद में इस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वर्तमान में हम ऋग्वेद में मौजूद नाम सरस्वती नदी की खोज कर रहे हैं। अभी मैं इसी वीडियो में बता रहा था, जो राखीगढ़ी हरियाणा है उसके पास एक नदी के अवशेष मिले हैं। हिस्टोरियन इस खोज में है कि संभवतः ये नदी जो थी वो सरस्वती नदी ही थी, क्योंकि हमें पता है कि इलाहाबाद में तीन नदी आकर मिलती थी जिसे संगम कहा जाता था, गंगा, यमुना और सरस्वती। अब वहाँ पर 2 ही नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, सरस्वती नहीं आकर मिलती, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में उसका वर्णन है। वैदिक काल में समाज किसमें विभाजित था? वर्ग में, जाति में, आश्रम में, वर्ण में। बच्चों वर्ग में नहीं था, जाति में नहीं था, आश्रम में नहीं था, बल्कि काय में वर्णित था, विखंडित था, वो था वर्ण व्यवस्था में। बच्चों 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के बारे में बताया जाता है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, दूसरा क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई है। तो वर्ण व्यवस्था के इस क्रम में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था और शूद्र सबसे कमजोर स्थान पर थे। ब्राह्मणों का कार्य दान लेना, दान देना, वेदों का उच्चार करना, वेद मंत्र कराने, यज्ञ करने। क्षत्रिय का काम था सिपाही के तौर पर काम करना, राज करना। वैश्य का काम था व्यापार करना, खेती करना, करवाना। और शूद्रों का काम था इन ऊपरी तीनों वर्णों की सेवा करना। सभा और समिति क्या थी? सभा और समिति कर नहीं थे, टैक्स नहीं थे। धार्मिक संस्था ये भी नहीं थे। राजनीतिक सभाएं,
बिल्कुल, सभा और समिति ऋग्वेद काल में या वैदिक काल की ये राजनीतिक इकाइयां थी। क्या थी ये बच्चों? राजनीतिक इकाइयां थी। उपनिषदों का विषय क्या था? उपनिषदों का विषय क्या था? युद्ध नहीं, भक्ति नहीं, दर्शन और ज्ञान। सही बात है, दर्शन और ज्ञान। उपनिषद आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष पर केंद्रित थे। उपनिषदों का विषय क्या था? आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष। और बच्चों ये जो उपनिषद का मतलब होता, उप माने समीप और निषद माने बैठकर, पास बैठकर, यानी कि वे ग्रंथ जो ऋषि मुनियों के पास बैठकर जिनसे ज्ञान की प्राप्ति की गई थी, ऐसे ग्रंथों को बच्चों उपनिषद कहते थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, गया में, सारनाथ में। सही जवाब है बच्चों इसका, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में? नहीं। सारनाथ में? नहीं। बच्चों सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला क्या दिया था? उपदेश दिया था। और बोध गया में गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्त हुई थी और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगृह में या कुशीनगर में? बच्चों पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था और ये हुआ था अजातशत्रु के संरक्षण में। सबसे पहले मैं बता दूं ये राजगृह क्या था? ये जो है सबसे पहले मगध की राजधानी थी। मगध जो था उसकी पहली राजधानी क्या थी? राजगृह। राजगृह का मतलब होता राजाओं का घर। बाद में मगध की राजधानी बच्चों क्या बनी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बाद में राजधानी बनी। पहली राजधानी क्या थी? राजगृह। यहीं पर पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया अजातशत्रु के नेतृत्व में। अजातशत्रु गौतम बुद्ध के समकालीन था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, पासारुनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ। बच्चों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी माने जाते हैं क्योंकि इन्हीं के चलाने से ये धर्म फैला। लेकिन जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, हम यूं कह सकते हैं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और वास्तविक चलाने वाले कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का जिक्र है। तो इनमें सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव। और जिन्होंने आखिरी कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। और बच्चों ये जो आखिर वाले थे इन्हें ही धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक माना जाता है। तो बच्चों इसके दो आंसर हैं। अगर वो पूछे प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक अगर वो पूछ ले तो आपको महावीर स्वामी पर जवाब लगाना है ठीक का। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? यज्ञ नहीं, अहिंसा। बिल्कुल सही बात है, इसका जो है वो है अहिंसा। भक्ति नहीं और तप भी नहीं। तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा। श्रेणी किसे कहा जाता था? श्रेणी किसे कहा जाता था? ग्राम सभा, व्यापारी संघ, धार्मिक समूह या सैनिक दल। बच्चों व्यापारियों का जो समूह होता था उसे श्रेणी के नाम से जानते थे। यानी श्रेणी व्यापारियों और शिल्पकारों का संगठन था। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क मौर्यों का नहीं था, गुप्त वंश का शासक नहीं था, बल्कि ये कुषाण वंश का शासक था। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला संभवतः आखिरी शासक जो था वो कनिष्क ही था। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई? राजगाह में नहीं, वैशाली में नहीं, पाटलिपुत्र में नहीं, कुंडलवन में। सही जवाब है बच्चों इसका डी, कुंडलवन में। चौथी और अंतिम बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन में हुआ था। और मैं बता चुका हूं इसी वीडियो में पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। भारत में लौह युग का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? लोहे की शुरुआत कब से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता? नहीं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस धातु से परिचित नहीं थे उसका नाम ही लोहा था।
तो प्रारंभिक वैदिक काल में भी लोहे की लोगों के पास जानकारी नहीं थी, बल्कि उत्तर वैदिक युग में लोहे की जानकारी मिली और लोहे के हथियार और औजार बनाने को मिले। और संभवतः लोहे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कृषि भूमि के विस्तार में हुआ था। अमरकोश के रचयिता कौन थे? अमरकोश के रचयिता कौन थे? पतंजलि, कालिदास, अमर सिंह। अमर सिंह जो है बच्चों अमरकोश के रचयिता थे। अमरकोश संस्कृत का प्रसिद्ध शब्दकोश है, यानी कि संस्कृत की जो सबसे बड़ी डिक्शनरी है उसे अमर सिंह ने लिखी थी, उसका नाम अमरकोश है। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सही। बच्चों तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये तीनों के तीनों प्राचीन भारत में शिक्षा का महान केंद्र थे। जैसा मैंने आपको पिछली क्वेश्चनों में बताया, तक्षशिला जो है प्राचीन भारत का, तक्षशिला किसका? प्राचीन भारत में मौर्यों का। और नालंदा विश्वविद्यालय किसके दौर में? गुप्तों के दौर में फेमस हुआ था। बच्चों हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो और काम अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, और हमारी वीडियो को उन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।